Welcome you all to Sarthi IAS. Guys, UPSC has announced its final result for 2023 examination just a few days back. And today we have with us Ritika Verma, All India Rank 25, to discuss her answer writing strategy for the GS. मैं बता देता हूँ आप सभी को, जनरल स्टडीज में रितिका ने 436 मार्क्स स्कोर किए हैं and this has played a very crucial role in her journey towards achieving this amazing rank and getting the services which she desired. तो उनकी आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो रितिका, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू सारथी आईएएस. थैंक यू सो मच. तो रितिका, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 436 मार्क्स आपने जीएस में स्कोर करे, उसके लिए आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. आपने किस तरीके से आंसर राइटिंग स्टार्ट की? फॉर द बिगिनिंग अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है आंसर राइटिंग, तो हमेशा, जैसे मैं भी जब एस्पिरेंट था, तो एक प्रॉब्लम ये लगती है एस्पिरेंट को, जो मैंने देखा है कि हर कोई ये सोचता है कि पहले कंसोलिडेट कर लें फिर आंसर राइटिंग करेंगे. तो हाउ डिड यू स्टार्टेड योर आंसर राइटिंग जर्नी? So it's been a long journey for me. I've given all 4 mains. So in my first attempt only, when I was not part of any program of any institute, back then only I had started to write answers in the beginning itself. So I did not wait for my syllabus to get over, because I knew that anyway it's not going to get over in the time that I've got it. But in the last 2 years, I think with your law session that I had joined officially, you made us sit down and write for those 1 hour every day, at least 4 times a week. So that I did religiously, because I knew that I'm not going to sit down by myself and do it. So syllabus khatam hua hai ya nahi hua, it didn't matter, just sit down and do. Another thing, I have a very big optional, that is mathematics. So उससे समय भी नहीं निकलता है. तो ये मतलब कि मेरे कैलेंडर में वो स्लॉटेड था कि इतने देर तो भाई आंसर राइटिंग करनी है जीएस की. तो आई यूज्ड इट दैट वे टू इम्प्रूव. आई वांट टू टच अपॉन दिस एस्पेक्ट अ लिटिल बिट मोर, दैट you didn't completed your syllabus and still you started answer writing. Yes, absolutely, and that inertia needs to be broken, because there is no perfection in this exam, so that you'll be able to complete the syllabus. आज रैंक आ गई है, अभी भी मेरा मेडिवल कंप्लीट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना. तो वो कभी कंप्लीट नहीं होगा. एंड आप एक चीज करोगे, आपको दूसरा मटेरियल दिखेगा, आप सोचोगे ये भी कंप्लीट कर लूं, देन व्हेन विल यू राइट द आंसर्स? राइट. तो जस्ट एक इसको और एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं. लेट्स से कोई भी एक टॉपिक, जीएस2, जीएस3, कुछ भी हम पिक कर लेते हैं. लेट्स से सिलेबस में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. तो आपने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का कोई एक मटेरियल रीड किया होगा, और विदाउट कंसोलिडेटिंग इट यू स्टार्टेड योर आंसर राइटिंग, राइट? यस. So the right approach is to consolidate it and then do the answer writing. But even if you're not able to do it and you have read it once or twice, then you will be able to write some answer. Right. See, the finality is not about writing that perfect answer. Right. It's about starting small and then being able to recognize कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ. अगर मेरी गलती बॉडी पार्ट में है, देन मुझे उसमें 2 और डिमेंशंस ऐड करने, तो फिर मैं पढ़ूंगी ना उससे जा करके. हाउ विल आई नो कि वेयर एम आई मेकिंग द मिस्टेक? लिख के ही पता लगेगा. बिल्कुल. और लिख के ही कंसोलिडेशन होगा. यू हैव जॉइंड लाइव आंसर राइटिंग सेशंस विद अस. तो फॉर द बिगिनर्स, इफ एनीबडी स्टार्टिंग द आंसर राइटिंग, हाउ डज द लॉस प्लेड आउट फॉर यू? So with your law session, a good thing is that you give prompts in the beginning. Now it might become repetitive for people who have written a lot of answers, but in the beginning it is a very big asset, and to the students I'll say use it, because no one is giving you that prompt. जो आपको डर लगता है ना, मैं क्या लिखूं, मेरे पास नॉलेज नहीं है, सर नॉलेज दे रहे हैं ऑलरेडी. यूज इट टू राइट इट डाउन, सो दैट स्ट्रक्चरिंग समझ में आ जाए. क्योंकि स्ट्रक्चरिंग एक बार आ गई समझ में, तो आपका दिमाग पढ़ेगा भी वैसे ही. है ना. तो इट इज अ फीडबैक लूप कि आंसर राइटिंग करो, पढ़ो, आंसर राइटिंग करो, पढ़ो. ऐसा नहीं है कि पढ़ने के बाद ही आंसर राइटिंग करेंगे एंड इट्स द एंड ऑफ इट. ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट आपने टच किया कि एक्चुअली आंसर राइटिंग करके ये समझ में आता है कि पढ़ना कैसे है. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. यस. टू वे. एंड मॉडल आंसर्स भी देखते हैं ना हम. तो मॉडल आंसर्स से आप कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हो कम समय में. सो पीपल जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड दे आस्क कि कम समय में कैसे ज्यादा पढ़ें, गिव द आंसर्स, मॉडल आंसर देखो, उसमें आपको 3 नए डिमेंशंस मिलेंगे. नाउ यू डोंट हैव टू डू पीएचडी अबाउट दोज थिंग्स. You just write it down in one consolidated place and you're done with it. Don't think about it, but do write it जब समय आए उसको लिखने का. Right. तो मॉडल आंसर से आपने वैल्यू एडिशन किया. I think that is a very good way. Yes. Right. So Ritika, next thing that I want to ask you is आंसर राइटिंग जब आप करने जाते हो, तो हमेशा एक सबसे पहला जो डाउट आएगा बिगिनर को, वो ये आएगा
कि क्या मैं PYQ की आंसर राइटिंग करूं या फिर मैं मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज लिखूं. व्हाट इज योर टेक, हाउ डिड यू मैनेज दैट? So more than PYQs के लिए PYQ analysis is the first part, and then answer writing of the PYQ is the second most important thing, and then you can take any test series. So PYQs को analyze करके you can predict questions in the exam. जैसे left wing extremism मैंने predict किया था कि 2020 में आ रहा है, 2018 में आया था, 16 में आया था, तो 2022 में भी आएगा. तो एक question reveal हो गया UPSC का. Now it is a shame if I am not able to score 7 out of 15 at least. बिल्कुल है ना. So that thing you have to do. Now you can save time in that. अगर आपने previous year questions लिखे हुए हैं तो वो आपको पता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आप उस पर 11 मिनट की जगह 9 मिनट लगा करके लिख लो ना. तो 2 मिनट जो सेव हुए, आप जो बोलते हैं कि न्यू क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं. तो कुछ बेसिकली आपने PYQ को 3 पार्ट में ब्रेक किया बहुत अच्छे से, कि सबसे पहले PYQ को एनालिसिस करना है. उससे आपको पता लगेगा कि कौन कौन से थीम्स यूपीएससी रिपीटेडली पूछ रहा है. बिल्कुल. फिर सेकंड स्टेज में आपने बोला कि उन PYQ की आंसर राइटिंग करके देखो, है ना. अब जब आप PYQ की आंसर राइटिंग करोगे तो जितना टाइम एक्चुअली एग्जाम में चाहिए, अगर कोई थीम रिपीटेड होती है तो उसमें कम टाइम लगेगा. बिल्कुल. फिर थर्ड स्टेज आएगा जहां पे कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और न्यू थीम्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. बिल्कुल. है ना. ठीक है, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. है ना. देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू जनरल स्टडीज, मैं पहले भी मेन से भी पहले बोलता हूँ काफी सारे लोगों को, मेजॉरिटी ऑफ पीपल फेल मेंस बिकॉज उनका पेपर कंप्लीट नहीं होता. आता होता है एक लेवल के बाद, नॉलेज कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे, है ना. बट अगर आप दो क्वेश्चन भी पर पेपर छोड़ रहे हो तो आप लिस्ट से पक्का बाहर होने वाले हो. तो टाइम मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे इंडिविजुअल क्वेश्चन हो या पेपर को कंप्लीट करना हो, हाउ डिड यू मैनेज दैट? So I am also of the opinion कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो so you are out of the list, because anyway if you write perfect answers to those 15 questions आपके आधे नंबर बढ़ेंगे. But if you are able to attempt even decently those 5 other questions, तो वो exponential improvement होगा. तो I have been touchwood, I have been able to finish all the papers in all my 4 attempts. Okay. है ना. So शुरू में तो उतना कंटेंट भी नहीं था, बट स्टिल जितना था आई यूज्ड टू मैनेज टू राइट इट डाउन. है ना. तो जो आता था उसको सर जल्दी लिखना है, जो नहीं आता है उसको सोचने के लिए उधर से आधे मिनट छुड़ाना है. बस दैट इज माय अप्रोच. ठीक है. तो 2-3 चीजें जैसे समराइज कर देता हूँ जो आपने बोला. एक तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि 20 में से 15 क्वेश्चन परफेक्ट लिख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन छोड़ देते हैं. आपको अपनी बॉटम लाइन ऊपर करनी है. बिल्कुल. है ना. जो टॉप लाइन है वो वैसे भी आधा पौना नंबर एग्जामिनर की विश पे ही होता है. एब्सोल्युटली. तो बॉटम लाइन ऊपर करो. किसी भी क्वेश्चन में 20-30% मार्क्स से नीचे नहीं आना चाहिए, है ना. और उसके लिए जैसा रितिका ने बोला कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसे कम टाइम में कंप्लीट करो, है ना. और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं आता होगा, इवेंचुअली आपको उसमें ज्यादा टाइम लगने ही वाला है. तो इस तरीके से आप अपना पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कर सकते हैं. वन थिंग अगेन विद रिगार्ड टू लाइव आंसर राइटिंग, जो फ्रेमवर्क हम लाइव आंसर राइटिंग में यूज करते हैं, एक 10 मार्कर में 7 मिनट हम आपको देते हैं और एक 15 मार्कर में 11 मिनट आपको देते हैं. वॉज इट यूजफुल फॉर यू? इट वॉज यूजफुल फॉर मी, बट मेरा ना शुरू से आदत था कि मैं 6-10 करके लिखती थी. ठीक है. तो मैं अपना बेस लेवल ही कम कर लेती थी और प्रैक्टिस उसी में किया है कि अगर एक्सीड हो भी रहा है तो वो 7 और 11 एक्सीड हो, वो 8 और 12 ना चला जाए ताकि मेरा क्वेश्चन छूट जाए. फिर ठीक है. द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि टाइम लिमिट में लिखना चाहिए. बिल्कुल. जैसे मैंने काफी लोगों को क्या गलती करती देखा है, जो मैं पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ, कि लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि जो वो आंसर 20-25 मिनट में लिख रहे हैं, द सेम क्वालिटी ऑफ आंसर 7 मिनट में आ जाएगा. मतलब मे बी इन द वेरी फर्स्ट फेज इट कैन हैपन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जो 20 मिनट्स में लिख रहे हो वो कभी भी 7 मिनट में समराइज नहीं हो सकता. तो विदाउट टाइम लिमिट आंसर राइटिंग का कोई पर्पस नहीं. सर दूसरी चीज, 20 मिनट आप घर पे बैठ के लिख रहे हो, वो सिचुएशन ही अलग है. 7 मिनट यू हैव टू, एंड इफ यू आर राइटिंग GS2 और GS4, आप 3 घंटे पहले और लिख चुके हो. बिल्कुल. यू विल बी वेरी टायर्ड. राइट. एंड इफ यू गेट सिक लाइक मी, तब तो फिर आपका फ्लो है. जो वो प्रैक्टिस है वही आएगी बस. तब आप सोच नहीं रहे हो कि आप क्या लिख रहे हो. बिल्कुल. मेरे टाइम में मुझे याद है रिगार्डिंग दिस थिंग कि लोग इतना, जो उनका नेक है यहाँ से इतना, तो वॉलिनी तो लगाना होता है. वॉलिनी तो लगाना होता है. तो टाइम लिमिट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको
एक सर्टेन क्वालिटी ऑफ आंसर डिलीवर करना है, ऐसा नहीं कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ आंसर डिलीवर करना है, सर्टेन क्वालिटी ऑफ आंसर विज अविज जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, तो टाइम लिमिट में ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए। So one thing I want to address, what helped me really was your power answer writing sessions also. राइट, जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग सोचते हैं बैठ के कि 3 मिनट में कैसे सोचना है। नाउ आई थिंक वो 7 मिनट में लिखने से ज्यादा 7 मिनट में सोचने की एबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज राइटर्स ब्लॉक हो जाता है कि अब क्या लिखूं। सो योर हैंड विल वर्क इफ योर ब्रेन इज वर्किंग एट दैट स्पीड। आई थिंक मैंने मेंटरशिप सेशन में भी मेंशन किया था, your answer writing speed is not your handwriting speed, it is your thinking speed. Absolutely. If you can think faster, yes, then you can write faster. Fair enough. Right. So next important thing with regard to answer writing is examples. Yes. अगर आप देखेंगे, स्पेशली मैं अपने टाइम के बाद से जो चेंजेस देख रहा हूँ, मैंने क्या देखा है कि अब जितने भी लोग जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। Yes. तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात तो इम्पोर्टेंस क्या एग्जाम्पल की, क्यों ऐसा है कि जो लोग ज्यादा एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं उनके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो आई थिंक बिकॉज सबके पास अब बेस मटेरियल सेम हो गया है, everyone knows that you have to prepare because of so many say toppers talk, or because of information overload everyone knows कि वो जो words है ना उसके एक पेजर बनाने हैं, and everyone is doing that. Now how does the examiner differentiates between people? It is something personalized that you can put. Personalized example हो सकते हैं, personalized diagrams हो सकते हैं, personalized way of presenting हो सकता है. Right. So that is something that every examiner every year is looking for something new. Right. And that novelty is brought about by these examples. Right. तो fair point है। और ये examples अगर मैं second चीज आपसे पूछूं, from where did you gather those examples? कोई special effort था या फिर प्रिपरेशन में जनरल जैसे जैसे पढ़ते चले गए, कोई अलग से आप इनके नोट्स बना रहे थे, तो किस तरीके से एग्जाम्पल आपने गैदर किया? सर एग्जाम्पल गैदर तभी होते हैं जब आपका बेस मटेरियल कंसोलिडेटेड है। तो दिस ईयर आई वाज एबल टू, बिकॉज लास्ट ईयर ओनली आई वाज एबल टू कंसोलिडेट बाय माय बेस मटेरियल, सो दिस ईयर आई फोकस जस्ट ऑन वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन आपका सारथी आईएएस के मटेरियल से भी, एंड और भी जो मार्केट में जितने अवेलेबल थे, कभी यूट्यूब वीडियो सर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपना फ्री टाइम में एग्जाम्पल्स इकट्ठा कर करके और एक जगह कंसोलिडेट करते जाना है, सो दैट यू रिवाइज इट, बिकॉज यू सीइंग समथिंग वंस इज नॉट गोइंग टू कम ऑन द पेपर एनीवे। हाँ, बिल्कुल। तो बेसिकली एग्जाम्पल्स अगर आपको गैदर करने हैं तो उससे पहले बेस मटेरियल अच्छे से कंसोलिडेट कीजिए। और एक और इनपुट मैं देना चाहूंगा यहाँ पे, एग्जाम्पल्स के लिए जो मॉडल आंसर्स होते हैं, आप जो भी टेस्ट लिख रहे हैं उनमें जो मॉडल आंसर्स है कोचिंग्स के, वहां से भी बहुत सारे एग्जाम्पल निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल, है ना। जैसे एथिक्स में काफी लोग बोलते हैं कि एथिक्स में एग्जाम्पल कहाँ से लाएं। मैं कहता हूँ आप कोई भी टेस्ट सीरीज मार्केट से उठा लो, उनके 6-7 टेस्ट ले लो एथिक्स के, और उनमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको सबको एक्सट्रैक्ट कर लो। इससे बेटर सोर्स क्या हो सकता है? सो पीपल हु फाइंड कि उनके पास टाइम कम है, तो दिस इज एन इमरजेंसी मेजर कि आप लास्ट मोमेंट पे ये काम कर सकते हो कि अपना टेस्ट सीरीज का एनीवे यू विल हैव टू रिवाइज दोज मॉडल आंसर्स, राइट। तो वो जब आप कर रहे हो तो वहां से जो भी एग्जाम्पल आपको न्यू दिख रहे हैं वो आप ले करके एक जगह कंसोलिडेट करो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज दैट आई डिड रेफर टू। ओके, डन। लास्ट थिंग अबाउट द आंसर राइटिंग, रितिका, दैट आई वांट टू आस्क यू, आपने अपने आंसर्स में डायग्राम कितना यूज किए? डायग्राम, फ्लो चार्ट, इस टाइप की चीजें कितनी यूज करें? सर आई थिंक GS4 में तो मैंने यूज करी है, एक्सटेंसिवली तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ जिसमें मैंने जो प्रैक्टिस किया था वही यूज कर पाई थी, है ना। GS1 में भी कुछ हद तक किया है। Let's put a number here, let's be little objective कि आपने अगर GS2 किसी भी एक पेपर की बात करें, रफली एक पूरे पेपर में 20 क्वेश्चंस में आपने कितने डायग्राम बनाए? रफली 5, 6, 7? हाँ, उतना ही होगा सर, 5 to 6 होगा। 5 to 6 है ना, ठीक है, डन। तो 5 to 6 डायग्राम आपने यूज करे, और क्या ये डायग्राम पहले से आपके प्रिपेयर्ड थे? जी। So I was not able to make something novel on the paper at the, मतलब वो challenges लिख करके और वो करना I don't count as a diagram, I count it as a way of saving time to write the answer। हाँ, वो diagram नहीं है ना। तो वो तो मैंने काफी यूज किया है, बिकॉज उससे प्रेजेंटेशन भी बेटर होती है, बट डायग्राम 4 से 5 मैक्सिमम 6 किया, वो भी वेल जो पहले से प्रिपेयर्ड थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लाना चाहता था यूजर्स के लिए बाहर, कि देखो आप ये सोच रहे हो कि इंसान वहां पे जाके इनोवेट कर देगा डायग्राम, ये नहीं होना।
वहां पे कुछ भी नया नहीं होने वाला, बिल्कुल स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन में। आप पहले से डायग्राम प्रैक्टिस करके जाओ, और इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि हर आंसर में डायग्राम होना जरूरी है। कुछ लोग इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, है ना, कि लाइक जैसे मैं बताता हूँ आपको कि सिंपल सा कोई क्वेश्चन होगा, सिंपल कीवर्ड होंगे उसमें, लेट्स से करप्शन का कीवर्ड है, तो करप्शन का एस्पेक्ट बना दें। हाँ, नहीं Like, वो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। It should add value to your answer. Absolutely. Right. Yes. All right. And any other aspect of the answer writing which you might want to share, जो अभी तक हमने शायद कवर ना किया हो? So, मैं बस यही बोलूँगी कि इनर्शिया हटाइए हर लोग जो भी ये कर रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का टेस्ट सॉल्व करना हो, या वो मेंस के लिए हो, या वो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए मॉक्स देना भी हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हैव दिस इनर्शिया दैट वी डोंट नो इनफ, बट व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ दैट इनफ, वी नेवर आस्क आवरसेल्व्स। तो वो थ्रेशोल्ड हर किसी का अलग होगा और वो बढ़ते जाएगा। अभी भी मुझे लगता है आई डोंट नो इनफ, अभी मेरे को दे दो तो आई राइट अ बैड आंसर, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, है ना। तो वो चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, तो प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, और टाइम अगर आप लास्ट मिनट तक वेट करोगे तब तो कोई कहीं से मिलने नहीं वाला। सो माइट एज वेल जस्ट स्टार्ट राइटिंग। आई थिंक नॉलेज नेवर एंडिंग है बिल्कुल यूपीएससी प्रिपरेशन में, और आंसर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके रजिस्टर से नहीं आएगा, दिमाग से आएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो जब आप लिखते रहेंगे रेगुलरली, इनर्शिया ब्रेक करेंगे, स्टार्टिंग का फेज, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उस इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए जो आपने मेंशन करा, देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट ऑल दीज थिंग्स। ऑलराइट देन, ठीक है रितिका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आई हैव गॉटन help from your institute, and that is why I am here today to share my thing. There is no monetary or anything involved in it, just making it clear, because I've been able to improve my marks through the live answer writing session. So I'm urging people to at least do the practice. आपके साथ करें, कहीं और करें, doesn't matter, but आपको practice करनी पड़ेगी। All right, thank you very much. Thank you so much sir.